जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तन्हा उबैद और आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 4 देखेंगे, जिसमें हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को स्टडी करना है। जिसमें से पहला टॉपिक है रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर से एमसीक्यू वगैरह को आप देख सकते हैं, लेकिन ये रिव्यू है। आपने स्कूल क्लासेस में इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशंस पढ़ी हुई है। यहाँ पर सिर्फ हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखना है कि वो कौन कौन सी हैं। देखिए, फर्स्ट कर लें, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की मोशन सिर्फ वन लाइन में हो सकती है, यानी या ये इस तरफ जा सकता है या मेरी तरफ आ सकता है। फर्स्ट कर लें, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली आती है, लेकिन वो इस तरह की तब्दीली है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में इसकी वेलोसिटी में एक जैसे अंदाज में इजाफा हो रहा है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी की एक एग्जांपल दी थी। जैसे यही मैं एग्जांपल दोबारा से कोट करता हूं कि ये कार है जिसकी वेलोसिटी में हर एक सेकंड के बाद 2 का इजाफा हो रहा था। तो मैंने कहा था कि इसके अंदर एक्सेलरेशन तो है, लेकिन ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक बात तो ये याद रखें कि ये जो इक्वेशंस हैं जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं, इन इक्वेशंस को यूज करने की कंडीशन ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। द एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी वेलोसिटी में तब्दीली टाइम के लिहाज से एक जैसी होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर दीज इक्वेशंस। इसी तरह इन इक्वेशंस को यूज करने के लिए सेकंड कंडीशन ये है कि जो मोशन है वो वन डायमेंशन में होनी चाहिए। जैसे ये कार आप देख रहे हैं, या ये आगे जा सकती है या पीछे आ सकती है, इसे कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। एक ही लाइन के अलोंग जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन दो तरह की हो सकती है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, और भी किसी भी तरफ अगर एक लाइन में मोशन हो रही है तो इसे वन डायमेंशनल मोशन ही कहेंगे। हमारे पास एक मैं सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट कर लें, एक ऑब्जेक्ट जा रहा था, उस वक्त उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, लेकिन इसके ऊपर फर्ज कर लें कोई फोर्स लगती है, कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसकी वेलोसिटी तब्दील होना शुरू हुई, हमने वहां से टाइम को नोट करना शुरू कर दिया, और शुरू में जो वेलोसिटी थी फिर उसका नाम हम रख देंगे इनिशियल वेलोसिटी। और जब तक फोर्स लगती रही तब तक वेलोसिटी चेंज होती रही। फर्ज कर लें यहां तक आके वेलोसिटी में तब्दीली आई और हमने टाइम को स्टॉप कर दिया, और इस वक्त जब तक का टाइम हमने नोट किया है, इस वक्त जो भी वेलोसिटी है इसे हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। और इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है इसे हम एस के साथ जाहिर कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहां इस छोटे से एग्जांपल में हमने इनिशियल वेलोसिटी की बात की, हमने फाइनल वेलोसिटी की बात की। इस पूरे ड्यूरेशन में जो टाइम लगा उसको हमने टी से जाहिर किया, जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ उसे ए से जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह जो डिस्टेंस कवर हुआ उसे एस के साथ जाहिर कर सकते हैं। तो हमारे सामने कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड जो इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखी नजर आ रही है उसमें हम डिस्टेंस को इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन यहाँ पर आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की एक शक्ल तो वो ऊपर आप देख रहे हैं और एक ये है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है फेमस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ज़्यादातर इसे जब भी हम बुलाना हो तो हम इसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही कहते हैं। इसी तरह जो आपको इस वक्त जो इक्वेशन फोर्थ नंबर पे इक्वेशन नजर आ रही है, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहां पर एक और चीज आपने नोट की होगी कि यहां पर किसी भी वेक्टर के ऊपर एरो का निशान नहीं है।
आप गौर करें, ना वेलोसिटी के ऊपर एरो का साइन है, ना एक्सेलरेशन के ऊपर एरो का साइन है। इसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने जितने भी वेक्टर्स हैं उनको स्केलर के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया है, यानी उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की, नंबर्स की ही बात करने की हमें ज़रूरत है यहाँ पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि ये जो सारा केस है ये वन डायमेंशनल केस है, यानी हमने कंडीशन एक लगा दी है कि ये इक्वेशन सिर्फ तब यूज़ की जा सकती हैं जब मोशन एक ही लाइन के अलोंग हो। तो फिर अगर उस लाइन के अलोंग डायरेक्शन की बात की जाए तो या ये डायरेक्शन हो सकती है या इस तरफ हो सकती है, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन थी उसे पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे और उसके ऑपोजिट अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन होगी तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके अलोंग कोई भी वेक्टर होगा तो उस वेक्टर के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और उसके ऑपोजिट कोई भी वेक्टर होगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो इसलिए हमें वेक्टर्स को स्केलर के तौर पे ट्रीट करने में आसानी हो जाएगी, हमें वेक्टर को वेक्टर की शक्ल में ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर में दो ही चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड का पता कैसे चलेगा? उसके नंबर से चलेगा। वो डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा? इस केस में उसके साइन से चलेगा। अगर उस नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग था, और अगर उस नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट था। सो सिंपल। तो ये थी इक्वेशंस ऑफ मोशंस और उनका एक छोटा सा रिव्यू, और उन इक्वेशंस को यूज करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं बात करने जा रहा हूं फ्री फॉल की। फ्री फॉल का क्या मतलब है? देखिए, फर्ज करने इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ऊपर उठाता हूं, ये ऊपर जाएगा और उसी लाइन में सीधा नीचे आ जाएगा। इसे कहते हैं फ्री फॉल मोशन। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो मैंने तो इसको फेंक दिया, लेकिन अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, और वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। याद रखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ही ज़ेरे असर हो, उसके ऊपर और कोई फोर्स न लग रही हो, इसी फॉल को बोलते हैं फ्री फॉल। एक और छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फर्ज कर लें हम यहां पर दो डिफरेंट मैस वाले ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट हैवी हमें नजर आ रहा है और दूसरा कंपैरेटिवली छोटा है, लाइटर नजर आ रहा है। इमेजिन करें कि यहां पर एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर किया हुआ है। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ऊपर से ड्रॉप किए जाएंगे यानी फॉल करना शुरू करेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि एयर फ्रिक्शन नहीं है, हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, एंड दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है। और याद रखें, ये ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में ज़मीन पर आकर गिरेंगे। इसका मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट था चाहे छोटा ऑब्जेक्ट था, उनको एक जितना एक्सेलरेशन दिया, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऑन द एवरेज इसकी वैल्यू क्या हम लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसे जी से जाहिर किया जाता है। अब मैं आपको बताने ये वाला हूं कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अगर फ्री फॉल के लिए यूज करना है, यानी ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए यूज करना है जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जेरे असर है, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर सिंपली क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए या डिस्कस करने के लिए इन इक्वेशंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जी पुट कर देंगे। तो ये सारी इक्वेशंस फ्री फॉल के केस के लिए वैलिड हो जाएंगी। तो ये था रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें जो जो पॉइंट्स हैं ये आप एमसीक्यूज के लिए अपने माइंड में बिठा सकते हैं, और कुछ इक्वेशंस आपके सामने मैंने रख दिए। अब हम बात करते हैं अपने इस लेक्चर के सेकंड हिस्से की तरफ। इसमें हमने पढ़ने हैं न्यूटन के लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये काफ़ी पुरानी बात है जब न्यूटन ने ये लॉज दिए। बेसिकली ये क्लासिकल फिजिक्स पे आता है। हम काफ़ी पुराने वक्तों में जा रहे हैं जब न्यूटन ये लॉज जब उसने दिए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है उसको समझने के लिए यहां पर फर्ज करने एक टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है। अब आप गौर करें, ये ऑब्जेक्ट इस वक्त रेस्ट पर है। अब ये रेस्ट पर क्यों है? इमेजिन करें इसके ऊपर टोटल 2 फोर्सेस हैं जो लग रही हैं, एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और एक दूसरा रिएक्शन फोर्स जो टेबल की तरफ से ऊपर की तरफ लग रही है। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। अब चलें, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करूं। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो मेरी फोर्स उस तरफ थी और मेरी उस फोर्स के लगाने के साथ ही इस ऑब्जेक्ट और टेबल के सरफेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरी डायरेक्शन में लगना शुरू हो गई, जो इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने से रोक रही है। अगर इस वक्त इन चारों फोर्सेस का टोटल सम निकाला जाए तो अभी भी 0 ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक इन सारी फोर्सेस का सम 0 आता रहेगा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट की एक दूसरी हालत की बात करते हैं और वो हालत है, फर्ज कर लें ये पहले ही मूव कर रहा था, बल्कि इसे मूव करवाने की बजाय हम किसी गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं कि गाड़ी मूव कर रही है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। जरा सोचें, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसके ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही होंगी। देखें, एक तो इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक रिएक्शन फोर्स है जो रोड की ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स है जो इसको रिजल्टेंटली आगे की तरफ ले जा रही है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रही है। अगर इस वक्त इन चारों फोर्सेस को ऐड किया जाए तो इस वक्त भी रिजल्टेंट 0 ही है। इसीलिए इस गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं आगे वाली फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ना तो इस गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर देगी, यानी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स 0 लगती रहेगी तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी हालत को यानी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। यानी अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि ऑब्जेक्ट अपनी हालत को चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि इट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। यानी या तो ये रेस्ट पे रहेगा और अगर मूव कर रहा था तो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। कब तक ऐसा होगा? अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे मैं कार वाली एग्जांपल में आपको बता रहा था ना कि जब मैं एक एक्सटर्नल इजाफी फोर्स लगाऊंगा जिसकी वजह से नेट फोर्स का आंसर 0 आना बंद हो गया और फोर्सेस ने बैलेंस करना बंद कर दिया। अगर जब भी अनबैलेंस फोर्स लगना शुरू हो जाएगी तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करना शुरू कर देगा और वो अपनी स्टेट को कब तक चेंज नहीं करेगा? जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी। यही है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। एक दो फिर मैं पढ़ के सुना देता हूं। अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा और कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी वो अपनी हालत को चेंज नहीं करेगा। और जरा सोचें, एक डेफिनेशन है जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रही है, फोर्स की डेफिनेशन भी तकरीबन यही है कि फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट की हालत को चेंज करने की कोशिश करती है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये तो फोर्स की ही डेफिनेशन दे रहा है। तो मैं सामने एक बॉक्स में छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूं, एमसीक्यू के लिए आप इसको ज़हन में रख सकते हैं। दैट इट डिफाइंस द फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स की डेफिनेशन देता है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को स्टडी करने के साथ साथ हमारे माइंड में एक और छोटी सी डेफिनेशन आ रही है जिसका नाम है इनर्शिया। आपने देखा होगा अक्सर घर में काम करते हुए या बाहर रोड पे किसी को काम करते हुए, किसी वर्कर को, किसी मजदूर को काम करते हुए,
कि छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिलाना, अपनी जगह से मूव करवाना आसान है और किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से हिलाना मुश्किल है। ऐसा क्यों है? असल में ये इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है जिसे बोलते हैं इनर्शिया। याद रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लाइटर है चाहे हेवियर है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी हालत को ना छोड़े। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, अब चलती गाड़ी पे अगर आप सडनली ब्रेक लगाएं तो हमारा जो हेड है वो आगे की तरफ जाता है, क्योंकि बाकी हमारा बॉडी का पोर्शन गाड़ी की सीट्स के साथ स्टिक है और हमारा हेड फ्री है। तो हेड की ये कोशिश है कि जिस तरह ये जा रहा था ये उसी तरह जाता रहे। ऐसा क्यों हुआ? हमारी बॉडी के इनर्शिया की वजह से। इसी तरह एक बॉडी रेस्ट पे है, आप उसको मूव करवाना चाहते हैं तो आपको मूव करने में मुश्किल पेश आएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको अपोज कर रहा है। ऑब्जेक्ट की कोशिश है कि आप उसको मूव ना करवा सके। इसे ही इनर्शिया कहते हैं। तो मैं इनर्शिया को बड़े आसान अल्फाज में डिफाइन कर देता हूं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है विच अपोजेस, जो अपोज करती है एनी चेंज, किसी भी उस तब्दीली को अपोज करती है, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आप उसको मूव करवाना चाहें तो ऑब्जेक्ट आपको अपोज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले ही मूव कर रहा है, आप उसकी वेलोसिटी को चेंज करना चाहें तो ऑब्जेक्ट आपको अपोज करेगा। दिस ऑपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया। और इनर्शिया के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि मैस इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। कैसे? जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी स्टेट की तब्दीली के खिलाफ उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। कैसे? एक साइकिल को मूव करवाना आसान है, एक ट्रक को मूव करवाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रक का मैस ज्यादा है। सो जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। आप जरा गौर करें, न्यूटन की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट और इनर्शिया की डेफिनेशन दोनों को जरा कंपेयर करें। क्या दोनों मिलती जुलती बातें नहीं कर रहे? बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और भी नाम दिया जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब तक अनबैलेंस फोर्स ना लगे, बॉडी अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों है? इनर्शिया की वजह से। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये अनबैलेंस फोर्स लगने से पहले की स्टोरी बताता है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अनबैलेंस फोर्स लगने के बाद की कहानी सुनाता है। कैसे? देखें, मैं आपको एक मैस की एग्जांपल दे रहा था। जब तक इस मैस, फर्ज कर ले ये मैस रेस्ट पे है, फर्ज कर ले ये मैस रेस्ट पे है, जब तक इसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस है वो सारी अपने आप को बैलेंस कर रही हैं, यानी उन सबको ऐड करने पर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है, तो ये बॉडी इधर ही रहेगा। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टोरी। अब मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ जाने लगा हूं कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं, मैं उसको इतना ज्यादा बढ़ा दूं कि मेरी फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स को ओवरकम करके उससे भी ज्यादा हो जाए, तो ये बॉडी रेस्ट से मूव करना शुरू कर देगा। अब इसने रेस्ट से मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो गई। और अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो गई तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। यही न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर अनबैलेंस फोर्स लग जाए, यानी फोर्स लगने से सारी फोर्सेस को ऐड करने पे आंसर 0 ना आए, सारी फोर्सेस बैलेंस ना करें, तो फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज,
जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लग रही थी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होगा। यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि व्हेनेवर अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही है न्यूटन सेकंड लॉ। और इसका एक अगला हिस्सा ये कहता है कि वो जो एक्सेलरेशन है जो फोर्स की वजह से पैदा हुआ है, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन उतना ही थोड़ा पैदा होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो वो 1 आता है। हम कर सकते हैं F इज इक्वल टू ma। यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक सिंगल स्टेटमेंट का बयान हम ये भी दे सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को मेजर करता है। जरा गौर करें, यहां पर F इज इक्वल टू ma। अगर हमें मास की वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, तो हम इस फोर्स को मेजर कर सकते हैं जो अनबैलेंस्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी थी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो गया था। सो सामने बॉक्स पे मैं ये भी लिख देता हूं, इट मेजर्स द फोर्स। अब यहां पर हम फोर्स के SI यूनिट की भी बात करने लगे हैं। याद रखें, फोर्स का जो SI यूनिट है वो इसी न्यूटन के नाम से मंसूब है और इसे बोलते हैं न्यूटन। अगर इसके फॉर्मूला को आप गौर से देखें, मास की जगह मैं 1 kg पुट करूं, एक्सेलरेशन की जगह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करूं, तो जरा गौर करें यहां पर राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर कोई ऐसी फोर्स लगाई जाए जो 1 kg ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा कर दे, तो इस अमाउंट ऑफ फोर्स को बोलेंगे 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 1 kg। सो 1 न्यूटन आपके सामने लिखा नजर आ गया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ, उसका एक छोटा सा रिव्यू। अब हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक सिंगल स्टेटमेंट मैं ये दे देता हूं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अकेली फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती है, यानी 2 फोर्सेस हमेशा होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक फोर्स हो और उसके अकॉर्डिंगली कोई दूसरी फोर्स वहां पर ना आए। कैसे? न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये एक्सपेरिमेंट खुद भी किया होगा, आप वॉल को जोर से अपने हाथ से अगर इस तरह से हाथ को इस तरह मारे वॉल के ऊपर, तो आपके हाथ में पेन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वॉल पर फोर्स लगाई और वॉल ने रिएक्शन के तौर पे उतनी ही फोर्स हमारे हाथ पे लगाई, इसीलिए हमारे हाथ में पेन होती है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। सो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जब भी हम कोई एक्शन की फोर्स लगाते हैं तो उतनी ही मैग्नीट्यूड में रिएक्शन की फोर्स हमारे ऊपर लगती है। यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सामने मैं एक छोटे से बॉक्स में ये भी लिख देता हूं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, इसको कंक्लूड हम इस तरह कर सकते हैं कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती है, जोड़ों में होती हैं, फोर्सेस हमेशा सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। और इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? एवरी एक्शन देयर इज एन एवरी रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। हर रिएक्शन के लिए एक एक्शन होता है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और उसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। हम इसको एक इक्वेशन की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं, एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो आपके पास आ गया न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है? आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप बैलून को ब्लो कर रहे हैं और अब वो आपके हाथ से छूट गया और उसने ऐसे ऐसे जाना शुरू कर दिया। बिल्कुल न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है। ये रॉकेट की एक छोटी सी एग्जांपल है।
जैसे आपने देखा होगा रॉकेट जो है उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं और रिएक्शन के तौर पे गैसेस फोर्स लगाती है डाउनवर्ड, रिएक्शन के तौर पे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरह बैलून की एग्जांपल में भी ऐसे ही है। बैलून के अंदर से जो हवा निकलती है वो एक्शन की फोर्स बाहर लगाती है और उतनी ही रिएक्शन की फोर्स बैलून पे लगती है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी नदी में किसी बोट के अंदर बैठे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई चप्पू वगैरह नहीं है बोट को चलाने के लिए, तो आप सोचें ज़रा आप किनारे तक कैसे पहुंचेंगे। बड़ा आसान तरीका है, आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स, उनको पकड़ के किनारे के दूसरी साइड पे फेंकना शुरू कर दें। रिएक्शन के तौर पे आप दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देंगे। यानी एक एक्शन की फोर्स है और उसका रिएक्शन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर एग्जिस्ट करती है। आपने अक्सर देखा होगा कोई एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में किसी स्पेस स्टडी के लिए गए हुए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि स्पेस शटल के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा होता। इसकी रीज़न क्या है ये हम चैप्टर 5 में जाकर पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे यहाँ पर जैसे उड़ रहे हैं और वो डेली के रूटीन के काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और मैं बड़े मज़े से यहाँ खड़ा आपके साथ बातें कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो इस तरह रैंडम खला में इधर स्पेस में इधर कहीं बैठे हुए हैं। बैठे नहीं, आई मीन उड़ रहे हैं एक तरह से। तो वो उन्होंने जब मूव करना है तो कैसे मूव करेंगे? मैं तो बड़े मज़े से मूव करता हूँ, मैं अर्थ को पुश करता हूँ बैकवर्ड, अर्थ रिएक्शन के तौर पे मुझे फॉरवर्ड मूव करवाती है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को एक तरफ फेंकेंगे, रिएक्शन के तौर पे दूसरी तरफ जाएंगे। तो ये भी एक न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन। सो न्यूटन थर्ड लॉ जो है यह हमारी डेली रूटीन की लाइफ में इसका काफ़ी मेजर रोल है। एक छोटी सी बात बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं या नहीं करते, यहां पर एक छोटा सा एमसीक्यू मैं आपसे पूछता हूं। एक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन ए बैलेंस, ऑप्शन बी डू नॉट बैलेंस। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि एक्शन और रिएक्शन की चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इनको ऐड करें तो आंसर 0 आ रहा है। जैसे आपको इस इक्वेशन में मैं आपको बता रहा हूं, रिएक्शन को उस तरफ लेके जाए, एक्शन प्लस रिएक्शन, राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, तो ऐसा लगता है कि ये बैलेंस करेंगे, लेकिन मेरी बात याद रखें ये कभी भी बैलेंस नहीं करते। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो था डू नॉट बैलेंस। अब इसके रीजन क्या है, ये एक दूसरे को बैलेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे होते, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। जैसे उस वॉल वाली एग्जांपल पे देखें, वॉल पे एक्शन की फोर्स लगी और रिएक्शन वाली जो फोर्स है वो मेरे हैंड पर लगी थी। किसी भी एग्जाम्पल को आप देख लें, ये एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे। याद रखें, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस तब बैलेंस करती हैं जब वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे लगे। जैसे अगर मेरे सामने यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इस तरफ भी फोर्स लगाऊं, इस तरफ भी फोर्स लगाऊं, अगर मैं इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, ना उस तरफ जाएगा ना इस तरफ आएगा। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो चाहे इक्वल और ऑपोजिट है, वो कभी भी बैलेंस नहीं करेंगे। यही है इस बात की छोटी सी रीजन। सो एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।